India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दी बड़ी राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई फिलहाल स्थगित की। फिलहाल सीबीआई रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आप पार्टी के गुजरात के अकाउंट बहाल किए। मेटा को फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट तुरंत बहाल करने का निर्देश। कोर्ट ने राजनीतिक अभिव्यक्ति पर असंगत प्रतिबंध माना। अकाउंट ब्लॉकिंग मामले में केंद्र से जवाब मांगा। कावेरी जल विवाद की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को पानी छोड़ने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति रिपोर्ट भी मांगी। अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। जुबीन गर्ग मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को तेजी से सुनवाई करने का दिया निर्देश। कहा, महंत पर महिलाओं और शराब की व्यवस्था का भी आरोप। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट बहाल करने का निर्देश मेटा को दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने आम आदमी पार्टी की ओर से दायर याचिका पर यह निर्देश दिया। पार्टी ने गुजरात इकाई के फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम हैंडल को बहाल करने की मांग की थी, जिन्हें राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव से कुछ समय पहले ब्लॉक कर दिया गया था। याचिका के अनुसार मेटा ने आम आदमी पार्टी को बताया था कि गुजरात इकाई के फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम हैंडल का भारत में एक्सेस सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत किसी सरकारी या फिर कानूनी प्रवर्तन एजेंसी के अनुरोध के आधार पर प्रतिबंधित किया गया था। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए आरोप लगाया कि अकाउंट ब्लॉक करने का निर्देश उसे कभी उपलब्ध नहीं कराया गया। पार्टी के अनुसार बिना किसी पूर्व सूचना, सुनवाई या कारण युक्त आदेश के उसके अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए। पार्टी ने अपनी याचिका में कहा कि किसी विशिष्ट आपत्तिजनक सामग्री को प्रतिबंधित करने के बजाय एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल के पूरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम हैंडल को ब्लॉक करना राजनीतिक अभिव्यक्ति पर असंगत प्रतिबंध है। यह प्राकृतिक न्याय और अनुपातिकता के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है। 14 जुलाई को मामले की शुरुआती सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने कहा था कि गुजरात इकाई का फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम हैंडल राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव से एक दिन पहले 24 अप्रैल को ब्लॉक किया गया था। फरासत ने दलील दी कि आम आदमी पार्टी अपने अधिकारों और दावों को प्रभावित किए बिना यदि किसी पोस्ट को आपत्तिजनक पाया जाता है तो उसे हटाने के लिए तैयार है, बशर्ते उसके अकाउंट बहाल कर दिए जाए। उन्होंने कहा था कि मेरी वेबसाइट चली गई है, ऐसा नहीं हो सकता। उस दिन पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उसका जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अकाउंट पर लगाया गया प्रतिबंध हटाने और फेसबुक तथा इंस्टाग्राम अकाउंट बहाल करने का निर्देश दिया। मौत से जुड़ा मामला, दोस्त को डूबते देखकर भागना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोस्त को नदी में डूबते देखकर मौके से भाग जाना और उसके परिवार को घटना की जानकारी न देना निंदनीय आचरण हो सकता है, लेकिन केवल इसके आधार पर हत्या का अपराध साबित नहीं किया जा सकता। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने नदी में डूबने से हुई मौत के मामले में हत्या के दोषी ठहराए गए 2 आरोपियों को बरी कर दिया। मामला 17 जुलाई 2006 का है। मृतक को सुबह यह कहकर घर से ले जाया गया था कि वह अंकलेश्वर में वॉलीबॉल खेलने जा रहा है। शाम तक उसके घर नहीं लौटने पर तलाश शुरू की गई। नदी किनारे उसके कपड़े और सामान मिले, जबकि अगले दिन शव बरामद हुआ।
पोस्टमार्टम में मौत का कारण डूबने से सांस और हृदय की क्रिया रुकना बताया गया। अभियोजन का आरोप था कि दोनों आरोपियों ने हत्या कर अपराध छिपाने की कोशिश की। उनका मौके से चला जाना, फिल्म देखने जाना और परिवार को सूचना न देना अभियोजन ने महत्वपूर्ण परिस्थितियां बताई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुर्घटनावश डूबने की स्थिति में ऐसा मानवीय व्यवहार संभव है और इसे अपने आप आपराधिक परिस्थिति नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी पाया कि चिकित्सीय साक्ष्य हत्या की पुष्टि नहीं करते। मृतक के शरीर पर 3 चोटें थी, लेकिन डॉक्टर के अनुसार वे नदी में नहाते समय या पानी के बहाव में किसी कठोर वस्तु से टकराने से लग सकती थी। सिर पर वार कर बेहोश करने और जानबूझकर डुबोने का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिला। घटनास्थल पर कथित टूटी सोडा बोतल से हत्या किए जाने का दावा भी साबित नहीं हुआ, क्योंकि टूटी बोतल या खून से सने कांच के टुकड़े बरामद ही नहीं हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिस्थितियां हत्या के बजाय दुर्घटनावश डूबने की संभावना को मजबूत करती हैं। पीठ ने दोनों आरोपियों को दोष सिद्धि और उम्र कैद की सजा रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करते हुए तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़ने का निर्देश दिया। अदालत ने तमिलनाडु की याचिका पर सुनवाई 24 अगस्त को तक टाल दी और प्राधिकरण से स्थिति रिपोर्ट की मांग की। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ तमिलनाडु की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कर्नाटक को CWMA के पानी छोड़ने संबंधी निर्देशों को लागू करने का आदेश देने की मांग की गई थी। तमिलनाडु की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता CS वैद्यनाथन ने अदालत को बताया कि कर्नाटक CWMA के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है और राज्य को किसानों के लिए आवश्यक पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सोमवार सुबह कर्नाटक के जलाशयों में 76% लाइव स्टोरेज था। उनके अनुसार तमिलनाडु को कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले के तहत 64 TMC पानी मिलना था, लेकिन अब तक केवल 14 TMC पानी मिला है। इस वर्ष जल प्रवाह में कमी को ध्यान में रखने के बाद तमिलनाडु का दावा था कि उसे निर्धारित मात्रा का 55.29% पानी मिलना चाहिए था, जिसमें करीब 20 TMC पानी की कमी बनी हुई है। कर्नाटक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवा ने पानी छोड़ने के निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोप का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कावेरी बेसिन में राज्य को बेहद गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। उनके अनुसार CWMA ने भी अपने निर्देश जारी करते हुए समय इस स्थिति को ध्यान में रखा था। श्याम दीवा ने बताया कि CWMA के पहले निर्देश के तहत कर्नाटक को 11 अगस्त तक 15 दिनों के लिए 3500 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। उनके मुताबिक कर्नाटक ने इस आवश्यकता को पूरा किया और इस अवधि में निर्धारित मात्रा से काफी अधिक पानी छोड़ा। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि कृष्णा राजा सागर जलाशय से छोड़ा गया पानी नीचे के इलाकों तक पहुंचने में करीब 48 घंटे लेता है, इसलिए जलाशयों से पानी छोड़ने में अचानक बदलाव करने से पहले निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। उन्होंने अदालत को बताया कि सोमवार सुबह पानी का प्रवाह बढ़कर 12,607 क्यूसेक हो गया था और जलाशय के गेट खोल दिए गए थे। पीठ ने 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने संबंधी निर्देश के अनुपालन पर कर्नाटक का पक्ष पूछा और कहा कि इस स्थिति की कुछ समय बाद दोबारा समीक्षा की जानी चाहिए। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दी। अपने आदेश में पीठ ने कर्नाटक को CWMA के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा और मामले को अगले सोमवार सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया ताकि पानी छोड़े जाने की ताजा स्थिति अदालत के सामने रखी जा सके। पीठ ने कहा कि मामले को 1 हफ्ते बाद सूचीबद्ध किया जाए ताकि पानी छोड़े जाने की आगे की स्थिति अदालत के सामने रखी जा सके। इस बीच कर्नाटक CWMA के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करे। अदालत तमिलनाडु की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कर्नाटक को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के पानी छोड़ने संबंधी फैसले का पालन करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता द्वारा कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगाते हुए दायर याचिका पर चल रही कार्यवाही को फिलहाल स्थगित रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने CBI या किसी अन्य जांच एजेंसी को भी इस बीच हाईकोर्ट में कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया। CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति V मोहना की पीठ ने सुनवाई के दौरान सवाल उठाया कि हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को सुनवाई का अवसर दिए बिना उनके खिलाफ आदेश कैसे पारित किए।
सीजीआई ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा गंभीर अपराध किया जाता है तो पुलिस को कार्यवाही के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यदि अदालत किसी मामले में कोई निर्देश जारी करना चाहती है तो उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अपेक्षित है। पीठ ने यह भी कहा कि यदि किसी जांच एजेंसी को किसी व्यक्ति की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति की जानकारी मिलती है तो वह अपने स्तर पर जांच शुरू कर सकती है और इसके लिए अदालत के आदेश की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची ने सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि यदि मामला इतना गंभीर है तो एजेंसी ने खुद से कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने पूछा कि क्या जांच शुरू करने के लिए एजेंसी को अदालत के निर्देश की जरूरत है और क्या उसे स्वतः संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई की है। जवाब में सामने आया कि एजेंसी ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की थी। वहीं मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्रेश शिशिर की उस शिकायत पर सीबीआई और ईडी के दावों को जांच करने का निर्देश दिया था, जिसमें राहुल गांधी और उनके परिवार को अन्य सदस्यों के खिलाफ जांच की मांग की गई थी। पिछले महीने हाईकोर्ट ने सीबीआई को अपनी जांच की स्थिति के संबंध में नया हलफनामा दाखिल करने को कहा था। 20 जुलाई को आदेश में हाईकोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट पर असंतोष जताते हुए कहा था कि हलफनामा उसके पिछले आदेश के अनुरूप नहीं है और अदालत जांच की प्रगति को भी समझ नहीं पा रही है। न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह और न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने की हाईकोर्ट पीठ ने यह भी कहा था कि ईडी ने आवश्यक कदम उठाए हैं और यदि जांच में कार्यवाही योग्य सामग्री सामने आती है तो वे आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले व्यक्ति का इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और उसने अपनी पहचान एवं पृष्ठभूमि भी स्पष्ट नहीं की है। सिब्बल ने आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया राहुल गांधी को निशाना बनाने के लिए की जा रही है। सिब्बल ने कहा कि कानून में ऐसी प्रक्रिया का कोई आधार नहीं है और याचिकाकर्ता बार बार इस तरह के प्रयास कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई ने शिकायत की पुष्टि करने के अलावा अब तक कुछ नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान इस तथ्य को भी गंभीरता से उठाया कि हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को सुने बिना उनके खिलाफ आदेश पारित कर दिए। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे ऐसे नहीं हैं जिन पर जांच एजेंसियों को कार्रवाई करने के लिए अदालत के आदेश की जरूरत हो। एजेंसियां अपने स्तर पर भी जांच शुरू करने के लिए सक्षम है। पीठ ने कहा कि इस मामले में एजेंसियों ने खुद से कोई जांच शुरू नहीं की और वे अदालत के आदेश का इंतजार करती रही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए राहुल गांधी के पक्ष में हाईकोर्ट की कार्रवाई को फिलहाल स्थगित रखने का निर्देश दिया। एक अन्य लंबित याचिका में विग्रेश शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ नागरिकता कानून के कथित उल्लंघन को लेकर आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नेता के पास भारतीय पासपोर्ट के साथ साथ ब्रिटिश पासपोर्ट भी था। यह मामला भी फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को असम सरकार को पूर्वोत्तर महोत्सव के आयोजक श्याम कानू महंत के खिलाफ चल रहे मुकदमे में तेजी और पूरी गंभीरता से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। महंत पर प्रसिद्ध असमिया गायक जुबीन गर्ग की डूबने से हुई मौत के मामले में आरोप है। अदालत ने महंत की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी क्योंकि राज्य सरकार ने बताया कि आने वाले कुछ हफ्तों में महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने महंत की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। महंत वर्ष 2013 से नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन करते रहे हैं। जुबीन गर्ग की 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में तैराकी के दौरान मौत के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आज असम सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता देवजीत सैकिया ने अदालत को बताया कि मामले की सुनवाई रोजाना आधार पर चल रही है और आने वाले कुछ हफ्तों में महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किए जाने की संभावना है। अदालत ने आदेश दिया कि अभियोजन पक्ष इस मामले की सुनवाई को पूरी गंभीरता और तत्परता से आगे बढ़ाए। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत राज्य सरकार पर मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए दबाव बना रही है और अगली सुनवाई में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करेगी। जुबीन गर्ग की सिंगापुर के समुद्र में तैराकी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में डूबने से मौत हुई थी। घटना के बाद महंत और अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश और हत्या की श्रेणी में आने वाले गैर इरादतन हत्या समेत कई आरोपों में कई एफआईआर दर्ज की गई।
महंत की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने दलील दी कि जुबीन गर्ग अपनी इच्छा से समुद्र में गए थे और घटना के समय उनके मुवक्किल वहां मौजूद नहीं थे। दवे ने कहा कि अभियोजन का मामला ये है कि एक वयस्क व्यक्ति नाव पर गया, लाइफ जैकेट पहनकर समुद्र में कूद गया और तैरने के दौरान उसके साथ कुछ हुआ, जिसके बाद उसकी डूबने से मौत हो गई। उन्होंने कहा कि कुल 394 गवाहों में से अब तक केवल 94 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। मुकदमा शुरू हो चुका है और कई एफआईआर को एक साथ जोड़ दिया गया है। दवे ने कहा कि घटना सिंगापुर में हुई थी और वहां के अधिकारियों ने पोस्टमार्टम करने के बाद निष्कर्ष निकाला था कि जुबीन गर्ग की मौत डूबने से हुई। उन्होंने कहा कि हत्या का मामला नहीं है। दवे ने अभियोजन के इस आरोप पर भी सवाल उठाया कि महंत किसी साजिश का हिस्सा थे क्योंकि उन्होंने जुबीन गर्ग की पर्याप्त देखभाल नहीं की या उन्हें शराब उपलब्ध कराई थी। उन्होंने कहा कि जुबीन गर्ग एक वयस्क व्यक्ति थे, अगर वह शराब पीना चाहते थे तो उसमें उनके मुवक्किल बहुत कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद न्यायमूर्ति नागरत्ना ने सवाल उठाया कि पूर्वोत्तर में नियमित रूप से महोत्सव आयोजित करने वाले महंत के पास गायक को खत्म करने का आखिर क्या मकसद हो सकता था। असम के महाधिवक्ता देवजीत सैकिया ने कहा कि यह मौत दुर्घटनावश नहीं हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि महंत ने घटना से पहले जुबीन गर्ग के लिए महिलाओं की व्यवस्था की थी और उन्हें शराब उपलब्ध कराई थी। महाधिवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि महंत ने जुबीन गर्ग पर सिंगापुर जाने के लिए दबाव बनाया था। उन्होंने दावा किया कि महंत ने धमकी दी थी कि यदि गायक सिंगापुर जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो वह आत्महत्या कर लेंगे। महाधिवक्ता ने अदालत से कहा कि इस मामले में साजिश शामिल है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने महंत की जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख तय की है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सिराज शेख के खिलाफ दर्ज जाति सूचक गाली गलौज के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एम नागर प्रसन्ना ने कहा कि जब राजनेता या उनके समर्थक सार्वजनिक स्थान पर अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के खिलाफ जाति सूचक अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो यह केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं बल्कि संविधान में निहित समानता और गरिमा के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि लोकतंत्र में सार्वजनिक मंच को जातिगत अपमान का अखाड़ा नहीं बनने दिया जा सकता। शेख पर राजनीतिक प्रतिद्वंदी कांग्रेस नेता भीमा नायक और उनके भतीजे मंजुनाथ एसएल के खिलाफ 3 अलग-अलग घटनाओं में जाति सूचक गालियां देने का आरोप है। मामला 12 अगस्त 2023 को एक स्वागत फ्लैक्स बोट पर शेख की तस्वीर नहीं होने को लेकर शुरू हुआ विवाद से जुड़ा हुआ है। बाद में जिला प्रभारी मंत्री के दौरे और एक राजनीतिक बैठक के दौरान भी कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां की गई। मंजुनाथ की शिकायत के बाद मामला दर्ज हुआ। ट्रायल कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर शेख ने हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि शेख नायक और उनके भतीजे की जाति से परिचित थे क्योंकि दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे। अदालत ने यह दलील भी खारिज कर दी कि कथित टिप्पणियां सार्वजनिक दृष्टि में नहीं की गई। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक रैली स्वभावतः सार्वजनिक मंच होती है जहां बोले गए शब्द सार्वजनिक चरित्र हासिल करते हैं। अदालत ने माना कि आरोप प्रथम दृष्टया मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त है। कथित टिप्पणियों के पीछे अपमानित करने का इरादा था या नहीं, इसका फैसला पूरी सुनवाई के दौरान होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि नागरिकों की गरिमा कोई रियायत नहीं बल्कि अटल संवैधानिक अधिकार है। तो फिलहाल इस कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.